हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। दोस्तों, ये प्रश्न 8 अंक में पूछा जाता है। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना। ठीक है, ये समीकरण 8 नंबर में पूछा जाता है। आपको हम दिखा दें, ये है 2023 का 324 BB का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर भी 8 अंक में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हर बार ये पूछा जाता है। इसके बिना प्रश्न पत्र नहीं बनेगा। ये देखिए, आप 8 अंक में पूछा गया है। कितने अंक में? 8 अंक में यही प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये दिया गया है और 8 अंक में ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम जो प्रश्न लिए हुए हैं, जो आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, वो लगभग 10 से 15 बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में ना जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको आने की जो संभावना होती है, उनके आने की, वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा धैर्यपूर्वक लास्ट तक। आज आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर आपका सवाल नंबर फर्स्ट है, 2x प्लस में y प्लस में z बराबर में 1। ठीक है, x माइनस 2y माइनस 3z बराबर में 1 और उसके बाद में 3x प्लस 2y प्लस 4z यानी कि 4z बराबर में 5। ठीक है, अब ऐसे सवाल मान लीजिए आगे आपके बोर्ड्स एग्जाम में आप कैसे इसे हल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। आप इसका फुल कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और ऐसा अगर कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा तो आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हम प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद में यहां पर लिखेंगे दिए हुए समीकरण निकाय को जो है आव्यूह रूप में लिखने पर। यहां पर लिखेंगे दिए हुए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर। ठीक है, दिए हुए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर सर्वप्रथम हम इसे क्या करेंगे? आव्यूह रूप में लिखेंगे। ठीक है, आव्यूह रूप में लिखने पर जब हम इसे आव्यूह रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? a इंटू एक्स बराबर b के रूप में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे दिए हुए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर। अब यहां पर आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे? यहां पर जो x का गुणांक है उसे लिखेंगे, y का गुणांक उसे लिखेंगे, z का जो गुणांक है उसे लिखेंगे। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, यानी कि यहां पर हम एक समीकरण यानी कि एक घातीय समीकरण निकाय का जो है गुणांक आव्यूह प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे देखिए आप ध्यान से। यहाँ x का गुणांक कितना है? 2 है तो 2 लिख दिए। y का गुणांक कितना? 1 है तो 1 लिख दिए। z का गुणांक 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पर z का गुणांक 1 कैसे आया? अगर हम z में 1 से गुणा करेंगे तो क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका गुणांक कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पर गुणांक जो लेंगे वो चिन्ह के साथ में लेंगे। y का गुणांक कितना है? -2 है और z का गुणांक कितना है? -3 है। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 3 है। यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 2 है और z का गुणांक कितना है? 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? उसके बाद में जितनी भी यानी कि चर राशियां उन्हें लिखेंगे। कितनी चर राशियां? 3 चर राशियां। चर राशियों को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, y और z। ठीक है, 3 क्या है? चर राशियां हैं। ठीक है, इनको स्तंभ आव्यूह में इसी प्रकार से लिख देंगे, बराबर में करेंगे। फिर उसके बाद में जितनी अज्ञात राशियां हैं यानी कि जो अचर राशियां हैं, अज्ञात राशियां ये हो गई। ठीक है, x y z कैसी राशियां? अज्ञात राशियां हैं। और जो ये 1 1 5 है ये कैसी राशि है? ये है अचर राशि। ठीक है, अचर राशि 1 1 फिर उसके बाद में कितना हो गया? 5। ये कैसी राशि है? अचर राशि है, इसे लिख देंगे। अब इसकी हम तुलना करेंगे किससे? a इंटू यक्स बराबर में b से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो गुणांक आव्यूह प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर में कितना? 2 1 1 उसके बाद में 1 -2 माइनस में 3 और फिर उसके बाद में 3 2 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ इसे बनाएंगे सारणिक के रूप में। तो सारणिक a बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 1 फिर 1 -2 माइनस में 3 फिर 3 2 4। ठीक है, अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, इसका प्रसार करेंगे और साथ में ये सीखेंगे कि इसका मान कितना आएगा सारणिक का। क्यों हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। यानी कि अगर हमें x y और z का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें a इनवर्स ज्ञात करना होगा। अगर a इनवर्स ज्ञात होगा यानी कि अगर सारणिक का मान 0 आ जाएगा तो a इनवर्स ज्ञात नहीं होगा। अगर ऋणात्मक में मान आएगा तो a इनवर्स ज्ञात होगा, धनात्मक में आएगा तो a इनवर्स ज्ञात होगा। अगर सारणिक a का मान 0 आ जाएगा तो यहाँ पर a इनवर्स ज्ञात नहीं होगा। इसीलिए हम सबसे पहले सारणिक a का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सारणिक a बराबर यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे C1 के R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब कुछ लोग को R1 और C1 नहीं समझ में आ रहा है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, विस्तार करने पर, एक्सपेंशन करने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार
करने पर, अभी हम समझा रहे हैं आपको R1 हम कहां से ले लिए, ठीक है। ये पड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं पंक्ति, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं स्तंभ, ठीक है। स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। कॉलम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है सी, ठीक है, इसीलिए इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये पड़ी रेखाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, रो कहेंगे। रो का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, आर होता है, इसलिए इसे प्रदर्शित करते हैं आर से, ठीक है। तो ये कैसी पंक्ति, पहली पंक्ति, ये कैसी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये कैसी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये कैसा स्तंभ, पहला स्तंभ, ये कैसा स्तंभ, दूसरा, ये कैसा, तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सारणिक में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब यहां पर R1 में 2 है, 1 है, 1 है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 2, फिर उसके बाद में सारणी का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में ये वाली पूरी पंक्ति क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ध्यान से देखिएगा, पहली पंक्ति पूरा छोड़ देंगे और पहला वाला स्तंभ छोड़ देंगे। क्या बचा है, यानी कि -2 बचा और 2, फिर उसके बाद में -3, उसके बाद में 4 बचा, ठीक है। अब उसके बाद में प्लस, फिर उसके बाद में क्या आता है, माइनस आता है, माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद में 1 लिखेंगे, ये वाली पूरी जो है पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, -3, उसके बाद में 4। यहां पर माइनस क्यों आ गया, अभी इसका कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद में 1 लिखेंगे, 1 के बाद में 1 वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, 1 वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, यानी कि जो तीसरा स्तंभ उसे पूरा छोड़ देंगे और पहली पंक्ति छोड़ देंगे। जो बचेगा उसे लिखेंगे, कितना बचा, 1, 3, -2 और उसके बाद में कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब इसका हम गुणा कराएंगे। यहां पर हमने प्लस माइनस प्लस क्यों लगाया, अभी आपको समझाने वाले हैं हम, ठीक है। यहां पर समझा ही देते हैं आपको। देखो ये कैसी पंक्ति है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 1, 1, 2 हो गया, ठीक है। यानी जब पंक्ति और स्तंभ का योग सम हो जाएगा तो उसके आगे का जो चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा, यानी प्लस होगा, ठीक है। जब पंक्ति और स्तंभ का योग विषम होगा तो उसके आगे का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, उसके आगे का जो साइन होगा वो ऋणात्मक लगाएंगे, ठीक है, निगेटिव लगाएंगे। 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 कितना हुआ, 3 हुआ। 3 क्या है, विषम है। विषम किसे कहते हैं, जो वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम कहते हैं। सम किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम कहते हैं, ठीक है। सम को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, विषम को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर अगर पंक्ति और स्तंभ का योग विषम आएगा तो चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जब पंक्ति और स्तंभ का योग सम आ जाएगा तो उसके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे, धन का लगाएंगे। यहाँ देखिए पहली पंक्ति है और स्तंभ कैसा है, तीसरा है, तो 3 कितना होगा, 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 क्या है, एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या, क्योंकि यह 2 से विभाज्य, इसलिए यहाँ पर चिन्ह हम जो लगाएंगे आगे, इसके आगे चिन्ह हम प्लस का लगाएंगे। समझ गए आप। अभी इसका फुल कॉन्सेप्ट और आगे हम सिखाने वाले हैं आपको, बिल्कुल भी हम रटाएंगे नहीं। यहाँ पर बहुत सारे क्या करते हैं विद्यार्थी, रटते हैं प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपको रटना नहीं है। फुल कॉन्सेप्ट आप सीख करके जाओ, जिससे कि आप बोर्ड्स एग्जाम में बिल्कुल भी गलतियां ना करो, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, सारणी के का मान हम ज्ञात कर रहे थे, तो सारणी के बराबर हो जाएगा 2। अब यहां पर क्या करेंगे, गुणा करते हैं। सर्वप्रथम इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इस वाले को इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। और जब गुणा करते हैं तो बीच में जो चिन्ह आता है वो माइनस का आता है सूत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 2 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, -8 हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 6, लेकिन 6 क्या होगा, माइनस में होगा, चिन्ह में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा +6। समझ में आया। यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए आप यहां मान लीजिए A2 है, यहां क्या है, B2 है, फिर उसके बाद में यहाँ है A3, ऐसे सपोज कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर है B3, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, जब A2 B3 माइनस में यहाँ हो जाएगा B2 A3, ठीक है। इस प्रकार से होता है, यानी कि चिन्ह जो बीच में आता है, यहाँ पर जो निशान आता है वो माइनस का आता है, ठीक है। इसे आव्यूह का टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, यानी कि पद कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आव्यूह का तत्व कहते हैं, अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसे क्या कहेंगे, आव्यूह का क्या है, ये तत्व है, अवयव है, एलिमेंट है। इसे क्या कहेंगे, ये आव्यूह का क्या है, पद है, यानी कि टर्म है, ठीक है। किसी सारणी का टर्म है, आव्यूह नहीं, किसी सारणी का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8 धन में 6, फिर उसके बाद में -1 हो जाएगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 4, और उसके बाद में 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर -9 होगा और यहाँ पर सूत्र में भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा +9, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे +1, फिर उसके बाद में 1, यानी कि 1 में जब इसमें गुणा कराएंगे 2 से, तो 2 1 के कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर माइनस में 6 आएगा, ठीक है। लेकिन सूत्र में भी माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा धन में 6। समझ में आया। अब उसके बाद में कैसे करेंगे, सारणिक A बराबर लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2, यानी कि प्लस -8 में जब +6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पर -1 लिखेंगे, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, फिर उसके बाद में धन 1 करेंगे, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा, सारणिक A का मान जो आएगा -4 में -13, फिर उसके बाद में धन 8, फिर उसके बाद में सारणिक A का जो मान आएगा -17 प्लस में 8, यहाँ पर हो जाएगा सारणिक A का मान बराबर -9, क्योंकि 9 8 क्या होता है, 17। यानी कि सारणिक A का जो मान आया वो ऋणात्मक आया हुआ है, शून्य नहीं आया हुआ है। अगर सारणिक A का मान हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऋणात्मक आया हुआ है या फिर धनात्मक आया हुआ है, तो A इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा, उपस्थित होगा। अगर A इनवर्स
उपस्थित है तभी हम x, y और z के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसमें क्या करेंगे, सारणिक ए के तत्वों का क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर। ठीक है, आगे लिखते हैं सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर। सारणिक ए कहाँ है आपका, ये है सारणिक ए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर, ऐसे लिख देते हैं सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर, तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर। दोस्तों अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना तो सवाल आप अच्छे से लगा भी पाएंगे और आप पूरे अंक भी पाएंगे। ठीक है, सहखंड ज्ञात करने पर, ज्ञात करने पर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारा कुछ हम सिखा पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम अब हम 1/11 ज्ञात करेंगे। ठीक है, सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक वीडियो में सीख लिए सारा कुछ ना तो आप ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चाहे जितना कठिन सवाल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, 1/11। ठीक है, तो 1/11 का मतलब ये है पंक्ति की संख्या बताए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, ये क्या बताता है, पंक्ति की संख्या को बताता है। ये एक क्या बताएगा, पंक्ति की संख्या को, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ जब हमें ज्ञात करना है तो पहली पंक्ति पूरा छोड़ देंगे और पहला स्तंभ छोड़ देंगे। कितना बचा, -2, 2, -3 और उसके बाद में 4। यहाँ पर अब गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 कितना हुआ, 8 हो गया। और उसके बाद में आगे क्या है, चिन्ह माइनस का। ठीक है, तो -8 हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 से फिर उसके बाद में -3 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, -6। और बीच में चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, यहाँ पर बराबर में कितना आएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में कितना आ गया, 2 आ गया। हम आपको बताए कि चिन्ह भी आपको लगाना है। यहाँ पर 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ, यानी 2 हुआ तो इसके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे, धन का लगाएंगे ना, क्योंकि 1 1 2 क्या हुआ, सम हुआ, यानी कि पंक्ति और स्तंभ का योग क्या हुआ, सम हुआ। जब पंक्ति और स्तंभ का योग सम आता है तो उसके आगे चिन्ह कौन सा लगाते हैं, धन का लगाते हैं। जब धन का लगाएंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस ही होगा ना, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी -2 ही रहेगा। ठीक है, A12 ज्ञात करेंगे। A12 कैसे ज्ञात करेंगे, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, यानी एक की बात कर रहा है तो ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे पहली वाली, और पहला दूसरा वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे। कितना बचा, 1 3 -3, फिर उसके बाद में 4 बचा। गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4। फिर उसके बाद 3 त्रिक का 9, यानी कि +9 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिक का 9 -9 होगा और सूत्र में भी माइनस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 4 13, 2 1 3, यानी कि पंक्ति और स्तंभ का योग कितना हुआ, 3 हुआ। 3 क्या है, विषम है, तो इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। फिर उसके बाद में A13 का मान ज्ञात करेंगे। A13 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी इस एक की बात कर रहा है, ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे। कितना बचेगा, 1 3 -2, फिर उसके बाद में 2, गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 के 2, धन 3 2 6। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो पंक्ति और स्तंभ का योग कितना हुआ, 3 1 4, 4 क्या है, एक सम संख्या, इसके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे, धन का लगाएंगे, यानी अब धन का इसके आगे समझिए लगा ही हुआ है। फिर उसके बाद में 21 ज्ञात करेंगे। 21 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ हो गया। पहला स्तंभ में कौन, ये है दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ में 1 आ रहा है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरी पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पहला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे। कितना बचा, 1 1 2 4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4 1 के 4, फिर उसके बाद में -2। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, 2। ये कैसी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, कैसा स्तंभ, पहला स्तंभ। 2 कितना हुआ, 3 3 क्या है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या तो उसके आगे चिन्ह कौन सा लगाते हैं, माइनस का लगा देते हैं, माइनस का आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद में A13 ज्ञात करेंगे, सॉरी A22 ज्ञात करेंगे। A22 कैसे ज्ञात करेंगे, A22 यहाँ है, देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसका मान ज्ञात करना है। ये दूसरी पंक्ति पूरा छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ पूरा छोड़ देंगे। कितना बचा, 2 3, कितना बचा, 2 3 1, फिर उसके बाद में 4 बचा। अब इसका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, -3 1 के 3, बराबर में कितना आ जाएगा, 5 2 2 कितना हुआ, यानी कि पंक्ति और स्तंभ का योग 4 हुआ। 4 क्या है, सम है, तो इसके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, सॉरी प्लस का लगाएंगे। ठीक है, प्लस का हम लिखते नहीं है चिन्ह। ठीक है, अब उसके बाद में A23 का मान ज्ञात करेंगे। A23 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति पूरा छोड़ देंगे, तीसरा स्तंभ पूरा छोड़ देंगे। कितना बचा, 2 1 3 2, 2 1 3 2। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, माइनस में 3, बराबर में कितना आएगा, प्लस में 1। ठीक है, यहाँ कैसी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, कैसा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 2 कितना हुआ, 5 हो गया। 5 क्या है, विषम है, विषम है, तो चिन्ह कौन सा आएगा आगे, माइनस का, माइनस लगा देते हैं। फिर उसके बाद में 31 ज्ञात करते हैं, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और उसके बाद में पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आएगा, 1 1 -2 -3, 1 1 -2 -3। ठीक है, यही तो है, 1 1 -2 -3, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही हम जो है लिख दे रहे हैं। ठीक है, गुणा कराएंगे, कितना आएगा यहाँ पर, -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में
धन 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 आएगा और सूत्र में भी माइनस है तो यहाँ पर धन 2 हो जाएगा। बराबर में कितना, -1 आ जाएगा। यहाँ पर कितनी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कैसा स्तंभ, पहला स्तंभ 3 है, कितना होगा 4, 4 क्या है सम है तो सम है तो इसके आगे चिन्ह माइनस लगाएंगे, सॉरी प्लस का आएगा। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में A32 ज्ञात करेंगे। A32 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना आ जाएगा 2 1 1 -3, 2 1 1 -3। अब इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा -6। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -7, कितना हो गया -7 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में A33 का मान ज्ञात कराएंगे। A33 का मान ज्ञात कर, अब यहाँ पर देखिए तीसरी पंक्ति और उसके बाद में दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 3 2 कितना हुआ 5 हो गया। 5 क्या है विषम है, विषम है तो इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, A33 का मान ज्ञात करेंगे। A33 में क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पूरा छोड़ देंगे, तीसरा स्तंभ पूरा छोड़ देंगे, क्या बचा 2 1 1 -2, यानी कि 2 1 1 -2, यही तो बचा रहा है। देखो इसे आप ढक दीजिए, इसे ढक दीजिए, इसे ढक दीजिए, कितना बचा 2 1 1 -2, यही तो बचा। अब इसका गुणा करा देंगे, 2 दूना 4 यानी -4, फिर उसके बाद में -1 बराबर में कितना आ जाएगा -5, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 3 6, यानी कि एक सम संख्या, इसके आगे चिन्ह कौन सा धन का लगाएंगे, तो धन माइनस कितना हो जाएगा माइनस ही आएगा। अब यहाँ से लिखेंगे सहखंड से प्राप्त आव्यूह, क्या लिखेंगे सहखंड से प्राप्त आव्यूह, सहखंड से प्राप्त आव्यूह। ठीक है, सहखंड से प्राप्त आव्यूह। अब यहाँ पर जो सहखंड से में आव्यूह प्राप्त हुआ इसे कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, सी मान सकते हो, बी मान सकते हो, बी मान ले रहे हैं। क्या प्राप्त हुआ हमें, यानी -2 -13, फिर उसके बाद में 8, -2 -13, फिर उसके बाद में प्लस में 8, फिर उसके बाद में -2, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में कितना -1, फिर उसके बाद में कितना प्राप्त हुआ -1 धन 7 -5। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट ए बराबर में क्या होता है बी का डैश कर देंगे, तो एडजॉइंट ए बराबर में ये परिवर्त आव्यूह प्रदर्शित करता है। बी डैश क्या प्रदर्शित करता है, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी भी यहाँ पर पंक्तियां उसे स्तंभ में बदल देंगे। ठीक है, परिवर्त आव्यूह का यही मतलब होता है कि जितनी पंक्तियां उन्हें स्तंभ में बदल दो और जितने स्तंभ हैं उन्हें पंक्तियों में बदल दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर कर देंगे -2 -13, फिर उसके बाद में 8। ठीक है, -2 5 -1, फिर उसके बाद में -7 -1, फिर 7, फिर उसके बाद में -5। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया हुआ है, जो ये पंक्ति थी इसे हमने स्तंभ में ना, ये जो पड़ी रेखाएं हैं इन्हें हमने खड़ी रेखाओं में बदल दिया। समझ में आया। अब ये जो पड़ी रेखाएं हैं इन्हें हमने इसे खड़ी कर दिया। ठीक है, यही इसमें किया हुआ है और हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात करने के बाद में ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर में क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर में होता है 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स बराबर, अब सारणिक ए का मान आपको पता होना चाहिए, कितना आया था पीछे -9 आया था, आप देख लीजिएगा, आप लिखे होंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, अब उसके बाद में एडजॉइंट ए का मान कितना आया -2 -2 -1, कितना आया -2 -2 -1। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना आया -13 5, उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में 8 -1 -5। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमें ज्ञात हुआ किसका, ए इनवर्स का मान। अब ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर देखेंगे अगर समीकरण नंबर 1 बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर हमने समीकरण नंबर नहीं बनाया हुआ है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर में क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में बी, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, इसी में ला करके ए इनवर्स का मान रख देंगे, हमें जो है आसानी से यक्स वाई और जेड का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए आप यहाँ ध्यान से। फिर अब यहाँ पर हम रखेंगे, क्या मिला था, यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू में बी। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स का मान कितना हमें प्राप्त हुआ 1/-9, फिर उसके बाद में -2 -2 -1 -13 5 7, फिर उसके बाद में 8 -1 -5 इंटू बी का मान हमें कितना मिला हुआ है, बी का मान है 1 1, फिर उसके बाद में 5 है। अब इसका गुणा करा देंगे, गुणा कराने आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो सिखा देंगे, -9। ठीक है, यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा कराएंगे, कितना आएगा -2। ठीक है, यानी कि 2 1 के 2 -2, फिर उसके बाद में -2, फिर उसके बाद में -5। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -13 हो जाएगा, फिर उसके बाद में धन 5 1 के 5, यानी कि जब हम गुणा कराते हैं तो बीच में जो चिन्ह आता है वो धन का था। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 5 35, कितना 7 5 35, फिर उसके बाद में 8 के 8 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में -5 25। ठीक है, 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 -1 -25। ठीक है,
आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देखते रहिए। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 1/-9 बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -9, यानी कि 2 2 4, फिर उसको 5 4 कितना हो जाएगा 9, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस में 27 ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस में 27। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, 40 में से जब 13 घटाएंगे कितना आएगा 27 से तो आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा -18, यहाँ पर कितना आ जाएगा -18। अब इसे हम भाग कर देंगे, कैसे भाग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 बटे में कितना -9, 27 बटे में कितना -9, माइनस में 18 बटे में -9। ठीक है, तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस ऊपर है नहीं तो यहाँ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर यक्स का मान क्या था, यक्स का मान था x, y और z। ठीक है, यानी कि यही तो चर राशियों का मान हमें ज्ञात करना था। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, संगत अवयव की तुलना कर देंगे, लिख देंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर -3, z बराबर 2। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे आप उत्तर की जांच करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपका जो है ये मान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना मान है 2x + y + में z। ठीक है, क्या है 2x + में y + में z बराबर में 1। अब आपको इसे प्रूव करना है कि हमारा सवाल सही है गलत है, आप ये जानना चाहते हैं तो आप इसमें मान रख करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। 2 × x का मान 1 है, धन y का मान कितना है -3 है, z का मान कितना है 2 है। ठीक है, बराबर में 1, यहाँ पर 2 1 के 2, -3 धन 2 बराबर में 1। ठीक है, यहाँ पर जब आप 2 यानी कि -3 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा -1 धन 2 बराबर में 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर में 1, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है बड़ा है तो 1 बराबर 1। आपसे आपका सवाल ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, LHS बराबर RHS आ गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।